धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 9 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो www.dhakadkhabar.com लिख के हमारी वेबसाइट पर भी आकर हमारी खबरों को पढ़ सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आ रही है। काफी महत्वपूर्ण खबर है। अगर सरकार आपकी बात ना सुने तो फिर जाइएगा बॉम्बे हाई कोर्ट, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। क्यों कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले ही जान लेते हैं फिर बताएंगे कि क्या कहा है। नांदेड़ में एक गुरुद्वारा है जहां से दशहरा पर एक भव्य जुलूस निकाला जाता है और उसी दौरान वहां से गुरु गोविंद सिंह को लेकर भी यात्रा निकाली जाती है। लेकिन इस बार कोरोना है और आपको पता है पूरे महाराष्ट्र में तमाम धर्मस्थल फिलहाल बंद हैं। तो नांदेड़ गुरुद्वारे के लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, साहब हमें इजाज़त दिलवाइए, हम केंद्र सरकार के नियमों का पालन करते हुए, उन्होंने कहा आधे लोग मौजूद रह सकते हैं, उन नियमों का हम पालन करेंगे, यानी कि 50% लोग मौजूद रहेंगे और हम अपनी जो दशहरा वाला जुलूस है वो भी निकालेंगे और गुरु गोविंद सिंह की जो यात्रा है वो भी निकालेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद साफ कर दिया कि इस बारे में फैसला लेने का अधिकार सरकार को है, क्योंकि सरकार कह रही है कि उसने तो गणपति महोत्सव की भी इजाज़त नहीं दी है और किसी और धर्मस्थल की भी इजाज़त नहीं दी है। अब वो केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक इजाज़त देती है या नहीं देती है, ये फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना होगा। अगर आप महाराष्ट्र सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की 3 सदस्य वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। क्या सेवा में रहते हुए कोई एक्स आर्मी मैन सिविल सेवा में आवेदन कर सकता है? दोबारा से सुनिएगा, आसान अल्फाज में बता देता हूं। मतलब सेना में रहते हुए जब उसकी जॉब चल रही है, जब तक वो नौकरी कर रहा है, तब तक क्या वो सिविल सेवा में कहीं आवेदन कर सकता है? भाई कहीं कर्मचारी अधिकारी बनना है जो है प्रशासनिक विभाग के अंदर, ये कर सकता है या नहीं कर सकता? इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अजय भनोट की बेंच ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है, साथ ही केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय और उसके अलावा निदेशक पुनर्वास से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है और प्रदेश सरकार से भी कहा है कि वो भी अपनी स्थिति इसमें स्पष्ट करे। क्या है मामला वो थोड़ा सा अब आपको बता देते हैं। एक्स सर्विसमैन एक हैं, उन्होंने आवेदन किया ग्राम विकास अधिकारी के पद पर। एग्ज़ाम हुआ 2016 की ये बात है और उसके बाद उनका सिलेक्शन भी हो गया। 2019 में उन्होंने इस जॉब को ज्वाइन भी कर लिया। बाद में वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया कि एक आखिरी सुनवाई का आपको मौका दिया जाता है, आइए, फिर नहीं तो आपको इस नियुक्ति को, आपके इस अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया जाएगा। सुनवाई हुई, सुनवाई में उन्होंने दलील रखी कि साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उन पर आरोप लगाया गया कि आप अपनी जॉब में रहते हुए सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, आवेदन नहीं कर सकते थे। तब तक आप रिटायर नहीं हुए थे जब तक ये आपने आवेदन कर दिया, इसलिए आपके अपॉइंटमेंट को रद्द किया जाता है, आपकी नियुक्ति को रद्द किया जाता है। उसी फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो हैं उन्होंने कहा है कि आखिरी साल जो हमारे रिटायरमेंट का रह जाता है उस दौरान हम सिविल सर्विस में आवेदन कर सकते हैं, ये नियम है। इस पर प्रदेश सरकार पलट के बोली नियम होगा, लेकिन हमारे प्रदेश सरकार पर यह नियम लागू नहीं होता है। अब ये वही सरकारें हैं जो सेना के सम्मान में भाजपा मैदान में कूद कूद के पड़ती हैं, लेकिन जब सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी अगर कहीं पे जॉब की तलाश करते हैं और जॉब उन्हें मिल भी जाती है बाकायदा एग्ज़ाम देने के बाद, तो उनको जॉब से इस तरीके से डिसमिस कर देते हैं कि वो इंसाफ के लिए हाई कोर्ट या कोर्ट के चक्कर काटते रह जाते हैं। लेकिन कौन करे? भोंपू मीडिया का दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार का तो खून खोलेगा नहीं और इनका तो खून खोलता ही नहीं है। ये तो अपनी सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को हिंदू मुस्लिम करके वोट आसानी से मिल ही जाता है। सबूत और गवाह थे मौजूद, फिर भी चार्जशीट दाखिल करने में लग गए 10 साल और आरोपी को गिरफ्तार करने में लग गए 21 साल।
ये बिहार में चल क्या रहा है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डीजीपी और रजिस्ट्रार ऑफ जनरल जो हाई कोर्ट के हैं उनसे जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर खासी नाराजगी जताई है कि आखिर पुलिस की कार्यशैली किस तरीके की बन गई है। जस्टिस एन.वी. रमन्ना, उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत और उनके साथ जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने ये जवाब तलब किया है बिहार के डीजीपी से। वैसे बिहार के डीजीपी अभी जो थे आपने देखा ही होगा, उनकी नौटंकी, बेचारे इधर के रहे ना उधर के रहे। अब लोग कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो दोबारा वीआरएस तो ले लिया, हो सकता है फिर से दोबारा आ जाए, क्योंकि ना विधायक मिली ना मंत्री पद मिला। हो सकता है नीतीश कुमार ने कह दिया और सत्ता आ जाएगी, अरे यार कहीं से एमएलसी बना देंगे उठा के, तुम्हें कहीं किसी बोर्ड का चेयरमैन वेयरमैन बना देंगे, टेंशन मत लो, अभी फिलहाल साइड रहो। हालांकि 2 डीजीपी मैदान में उतरे थे, आरजेडी की तरफ से भी एक डीजीपी मैदान में उतरे, उन्हें भी टिकट नहीं मिला है। मामला क्या है वो थोड़ा सा जान लीजिए। एक आरोपी हैं जिनका नाम है बच्चा पांडे। उन पे आरोप लगता है वैशाली में कि 1999 में उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और डेड बॉडी को जला दिया। परिवार को सूचना भी नहीं दी। परिवार के लोग बाद में हरकत में आए और उन्होंने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। 10 साल बाद जाकर पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। 10 साल और 21 साल बाद जाकर जून 2020 में जो अभी चल रहा है उसमें उसकी गिरफ्तारी की। हाई कोर्ट से वो जमानत लेने पहुंचा, नहीं मिली, फिर वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेने पहुंचा बच्चा पांडे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उसकी जमानत को खारिज कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले पर कि भैया 10 साल में चार्जशीट कर रहे हो, 21 साल में गिरफ्तारी कर रहे हो, ये तो बड़ा गंभीर मामला है। इस पर सवाल जवाब तलब कर लिया है। बता दें आपको, बच्चा पांडे बीएसएनएल में एक कर्मचारी हैं। बताइए, जो आदमी बीएसएनएल में कर्मचारी है, जॉब कर रहा है, तनख्वाह ले रहा है, तमाम चीज़ें, और उसको 21 साल तक पुलिस पकड़ नहीं पाती है। वो फरार चल रहा था 21 साल से। ये क्रांतिकारी पुलिस है नीतीश कुमार की, और वो है उनका सुशासन जो दिखाई दे रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हाईकोर्ट में गया मामला तो 2 मिनट में पलट गई योगी सरकार। ये बहुत बड़ी खबर है, भोंपू मीडिया वाले नहीं बताएंगे। अब नहीं बताएंगे तो क्या आप खबर से अवगत नहीं होंगे? धाकड़ खबर है ना, तो इसलिए देखते रहिए धाकड़ खबर को। वो खबरें आपको बताएगा जो भोंपू मीडिया वाले नहीं बताएंगे। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचर्स की भर्ती होनी। मामला कभी हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट के बीच झूल रहा है। भर्ती का सिस्टम कैंसिल हो गया। इसी बीच एक नया फार्मूला उछाला गया कि 31,661 टीचर्स को नियुक्ति पत्र सौंपने जा रही है योगी सरकार। उसको लेकर भोंपू मीडिया वालों ने खूब प्रचार किया और साथ में ये तक बताने की कोशिश की कि साहब पिछले 3 साल के दौरान 3 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है योगी सरकार। तमाम तरीके से ये बताया गया। लेकिन ये मामला भी अब हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट में जाके मामला फंस गया। हाईकोर्ट में जाके जो यहाँ के एडवोकेट जनरल हैं, जिन्हें हिंदी में कहेंगे महाधिवक्ता, वो कह रहे हैं साहब हम मान रहे हैं 31,661 जो टीचर हैं इनका जो चयन हुआ है इसमें कुछ खामियां हैं। जिनका मेरिट में कम नंबर था उनका चयन हो गया है, जिनका मेरिट में ज़्यादा नंबर था वो छूट गए हैं। और इसकी जांच के लिए हमने बाकायदा एनआईसी से हुई इस गलती के लिए, बेसिक शिक्षा परिषद से हुई इस गलती के लिए सरकार ने एक बाकायदा कमेटी बना दी है और कमेटी के बाद ही हम इसमें कुछ करेंगे। बताइए, बाहर बोल रहे हैं कि हम 31,661 लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, डंका पीट रहे हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर जाके कह रहे हैं नहीं जी हम मान रहे हैं इसमें कमी हुई है और हमने इसकी जाँच के लिए कमेटी बना दी है। जिस पर जो है हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा कि जब आप खुद ही मान रहे हैं इस मामले को तो ये मामला हमारे यहाँ तक पहुँचा कैसे? हमारे यहाँ तक तो ये मामला पहुँचना ही नहीं चाहिए था। आप लोग जब इसमें अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं तभी तो ये मामला हमारे यहाँ पहुँचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अजीत कुमार बेंच ने ये कहते हुए फटकार लगाई और कहा कि 4 हफ्ते के भीतर इसमें अपनी एक रिपोर्ट विस्तृत रूप से दाखिल कीजिए और 17 नवंबर को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो बाहर बोल रहे हैं कुछ और कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कुछ। सुप्रीम कोर्ट से अगली खबर है और काफी महत्वपूर्ण खबर है, उत्तराखंड के लोगों से जुड़ी हुई खबर है। पीसीएस अफसरों को प्रमोशन देने का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? किन पीसीएस अफसरों को प्रमोशन मिलेगा? जो सीधी भर्ती वाले हैं या जो लोग प्रमोशन पा के पीसीएस अफसर बने हैं उनको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये मामला फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि उत्तराखंड सरकार फरवरी 2020 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कह रही है
माई बाप आप इस मामले को थोड़ा और ढंग से बताइए, क्योंकि जो सीधी भर्ती वाले पीसीएस ऑफिसर हैं वो कुछ क्लोज दिखा के हमें कह रहे हैं कि साहब ये देखिए हमारी जीत हुई है, और जो प्रमोटेड पीसीएस अफसर हैं वो भी देखिए कुछ क्लोज दिखा के आपके फैसले के कह रहे हैं कि साहब ये तो हमारे हक में फैसला है। हम बड़ा परेशान हैं, हमारे पास तो इतनी बुद्धि है नहीं, आप थोड़ा इसमें क्लियर कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर जब सुनवाई करेगा, हमारे सामने मामला आएगा, आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। मामला कुछ इस प्रकार है। 1999 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना हुआ उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था उस वक्त जिसके पास पीसीएस अफसरों की कमी थी। पीसीएस अफसर ही एसडीएम बनता है ना जी। तो उन्होंने क्या काम किया, उनके यहाँ जो नायब तहसीलदार थे उनको पीसीएस अफसर का दर्जा दे दिया और उनको एसडीएम बना दिया। ये मामला चलता रहा 2005 तक। 2005 से यहाँ पे पीसीएस अफसरों का चयन होना शुरू हुआ, उनका सिलेक्शन शुरू हुआ, एग्ज़ाम शुरू हुआ। उसके बाद से पीसीएस अफसर डायरेक्ट भर्ती में आने लगे। 2010 में जाके एक नीति बनाई गई कि भाई इनको प्रमोशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर राड़ शुरू हो गई जो डायरेक्ट पीसीएस चुन के आए थे उनके बीच और जो प्रमोशन के जरिए पीसीएस बने थे उनके बीच। वो कहने लगे यार ये नीचे से आया हुआ आदमी हमारे बराबर का कैसे हो सकता है डायरेक्ट वाले। और जो अनडायरेक्ट वाले थे जो प्रमोशन पापा के पीसीएस अफसर बने थे वो कह रहे थे कल के चयन हुए हमारे से ज़्यादा सीनियर कैसे हो सकते हैं, इनको प्रमोशन कैसे मिल सकता है। मामला फंस गया और फंस के पहुंच गया मामला हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से तसल्ली नहीं हुई, मामला पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर फरवरी में एक आदेश दिया था। उस आदेश को लेकर अब दोनों कह रहे हैं यो मेरे हक में, यो मेरे हक में। लेकिन सरकार कह रही सुप्रीम कोर्ट से ये बता दो जी किसके हक में है, हम तो हो लिए परेशान। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें बताएगा, हमारी जानकारी में आएगा तो हम भी आपको बताएंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जल्द भरे जाएं सूचना आयोग में खाली पड़े पद। सुप्रीम कोर्ट में इस मांग को लेकर एक अर्जी, एक पिटीशन यानी कि एक पीआईएल दाखिल की गई है। हिंदी में बात करें तो जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि जितने भी सूचना आयुक्त हैं उनके पद खाली पड़े हुए हैं और हाल फिलहाल में 27 अगस्त 2020 को चीफ जो कमिश्नर हैं यानी कि मुख्य आयुक्त हैं वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका पद भी खाली पड़ा हुआ है। जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है सीआईसी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेंटर है, कमीशन है सॉरी, वहाँ पर कैसे प्रक्रिया पूरी चल रही होगी, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग में किस तरीके से प्रक्रिया चल रही होगी। वहाँ पे मामलों का ढेर लगा पड़ा है। एक चीज़ तो ये साफ करें कि इनको जल्द भरवाएं, साथ ही आगे के लिए नियुक्ति होने का रास्ता पारदर्शी बनाएं, उसके लिए गाइडलाइन बनाएं और ये साफ कर दें कि इतने दिनों के अंदर खाली पड़े पद पर निश्चित तौर पर नियुक्ति होनी ही चाहिए। ये मांग करते हुए अंजलि भारद्वाज एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने प्रशांत भूषण की मदद से एक पिटीशन दाखिल की है और उसमें कहा है कि सीआईसी ही नहीं एसआईसी में भी पद खाली पड़े हैं। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन पदों को जल्द से जल्द 3 महीने के भीतर भर दिया जाए, लेकिन साल भर होने जा रहा है, अभी तक ये पद नहीं भरे गए हैं। सरकार जाएगी कोर्ट में कहेगी माई बाप कोरोना लागू हो गया था कैसे भर देते। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया ओडिशा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। क्या बड़ा फैसला है पहले वो जान लीजिए। ओडिशा हाई कोर्ट ने इस साल जनवरी में एक फैसला सुनाया था जिसके तहत धार्मिक उत्सव के नाम पर कालाहांडी इलाके में हजारों पशुओं की बलि देने पर रोक लगा दी गई थी। उस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, यानी कि एक तरीके से उस पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है और जितने तमाम पक्ष हैं उनको नोटिस जारी करके अपने पास तलब कर लिया है, भैया यहाँ आ जाओ, यहाँ अपना पक्ष रखो, फिर उसके बाद सोचेंगे कि हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह रोका जाए या अभी इस पर जो अंतरिम रोक लगाई है वही जारी रहे या ये मामला फिर से हाई कोर्ट के पास भेजा जाए। बता दें आपको, कालाहांडी एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे छत्र विजय यात्रा के दौरान माँ मानिकेश्वरी देवी को हजारों पशुओं की बलि देने का रिवाज है। उस दौरान वो पूरा रास्ता खून से लथपथ हो जाता है। इसमें जहां ओडिशा के लोग शामिल होते हैं वहीं छत्तीसगढ़ के भी एक खास इलाके के लोग इसमें शामिल होते हैं। हाई कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरे पशुवध पर, पूरे बलि देने पर रोक लगा दी थी। उसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जवाब तलब कर लिया। कोर्ट का आदेश, समोदीपुर बलात्कार मामले में सीबीसीआईडी की जांच होगी। जी हां, ये खबर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 7 जुलाई 2016 को समोदीपुर की एक लड़की जो कि किडनैप हो गई थी, जिसको बाद में पुलिस ने बरामद किया गुड़गांव से। बरामदगी के बाद लड़की ने बयान दिया कि मंदिर का जो पुजारी है उसने उसके साथ रेप किया है।
और वो ही उसके किडनैप में शामिल है, जिसके बाद से ये पुजारी फरार था। चालसार से पुजारी फरार चल रहा है, आज तक पकड़ना नहीं गया। पूरे मामले को लेकर पुजारी ने सरकार से गुहार लगाई कि साहब सीबीसीआईडी जांच करा दो। सरकार ने सीबीसीआईडी जांच कराने का आदेश दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उस जांच पर रोक लगा दी, जिसके खिलाफ पुजारी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने पुजारी लालचंद्र पटेल के हक में एक तरीके से फैसला सुनाया है, क्योंकि वो खुद चाहता था जांच हो, तो जांच हो रही है। सीबीसीआईडी जांच हो गई, जिसके बाद अब ये बाबा लालचंद्र पटेल काफ़ी खुश है और क्षेत्र में वापस लौटा है। 4 साल से जो मंदिर सुनसान पड़ा हुआ था उसको भी अब पूजा पाठ उसमें किया जा रहा है, वहाँ पे भी रत जगह किया जा रहा है, वहाँ पे भी तमाम कर्मकांड किए जा रहे हैं जो 4 साल से अधूरे पड़े हैं। और अब इसका कहना है कि सीबीसीआईडी जांच होने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिसंबर 2020 तक रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद उसे लगता है कि वो बेगुनाह साबित होगा। पुजारी का कहना है कि एक नाबालिग लड़की की शादी कर रहे थे गांव के लोग। उसने कहा कि वो इस मामले को लेकर शिकायत कर देगा बड़े जगह पर, यानी कि मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक शिकायत कर देगा। उसके बाद इस लड़की के जरिए बाबा पर फर्जी मुकदमा लिखवा के बाबा को फंसाया गया, उसको यहाँ से भगाने की कोशिश की गई। 4 साल से फरार चल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीसीआईडी जाँच का आदेश दे दिया था, तो उसके अंदर एक हिम्मत जग गई है। उसे लग रहा है कि उसे इंसाफ मिल जाएगा, अब वो वापस लौट आएगा। ये एक नया ट्रेंड उत्तर प्रदेश में चला है। जो बलात्कारी हैं, जो आरोपी हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो मर्डरर हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे मामले की सीबीआई जांच कराओ। पीड़ित परिवार बोल ही नहीं पा रहा, इनकी ज़्यादा सुनी जा रही है। खैर, देखना दिलचस्प होगा इस मामले में निकल के क्या आता है, क्योंकि कुछ जगह पे बहुत सारे लोगों को फर्जी भी फंसाया जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, नोट करके रखिएगा। कुछ लोग बड़ा परेशान होते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। एक चीज़ होती है चार्ज फ्रेम करना, जिसे हम लोग बोलते हैं आरोप तय करना। आरोप तय करने की प्रक्रिया आपको बता देता हूं कि बहुत से लोगों का कोर्ट कचहरी थाने पुलिस से वास्ता नहीं पड़ता, तो वो समझते नहीं। एक चीज़ होती है एफआईआर, जो आपने एफआईआर में धाराएं लिखाई, जांच के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको अधिकार है कि उसमें धाराएं घटा सकता है, धाराएं बढ़ा भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। उसके बाद धाराएं घटाने बढ़ाने के बाद वो जो दाखिल करेगा उसको कहा जाता है चार्जशीट, यानी कि आरोप पत्र। आरोप पत्र जब दाखिल हो जाता है कोर्ट में, सबसे पहले उसी पे बहस होती है, उसको कहते हैं चार्ज फ्रेम करना, यानी कि आरोप तय करना। भाई, अब कोर्ट किस तरीके से इस मामले को सुनेगा और किन धाराओं के तहत सुनेगा, उसको कहते हैं आरोप पत्र तय करना। तो होता क्या है कि बहुत सी जगह पे देखा गया है कि पुलिस ने ज़्यादा धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल कर दिया, आरोप पत्र तय कर दिया, वो आरोप पत्र दाखिल कर दिया, लेकिन अदालत ने आरोप पत्र जब तय किया तो उसमें से धाराएं घटा या बढ़ा दी, ऐसा कुछ हो जाता है, घटाई दी जाती है। तो उसको लेकर झांसी का एक शख्स था, वो पहुंच गया हाई कोर्ट। उसने कहा साहब मेरी हड्डी टूटी, मुझे मारा, मुझे पीटा, और चार्जशीट में ये सब धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन जब कोर्ट के सामने मामला पहुंचा तो कोर्ट ने सिर्फ जानलेवा हमले का ही मामला सुना, धमकी का ही मामला सुना, यानी कि 307 और 506 के मामले को एक्सेप्ट किया और तमाम धाराएं जो थी उनको हटा दिया। इस पर अदालत ने कहा भैया एक बात बता, जब तेरे पास गवाह सबूत होंगे, आगे सुनवाई होगी, उसमें भी तो बढ़ सकती हैं। इस फैसले को यहाँ ला के क्या करना था? इसमें कोर्ट ने कोई अवैधानिक काम नहीं किया है, कोई दोषपूर्ण काम नहीं किया, गलत नहीं किया, नियम से किया है। अगर आगे सबूत और गवाह होंगे तो अदालत में वो धाराएं बढ़ भी सकती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपके साथ भी ऐसी चीज़ें पेश आ सकती हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपनी पैरवी, जो मुकदमे की सुनवाई है आगे, वो सही ढंग से करें। और आगे अगर मान लीजिए चार्ज फ्रेम में आपकी धाराएं कम हुई हैं तो आगे वो बढ़ जाएँ। ये हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जिनका नाम है राजवीर सिंह, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। झांसी के जो एक शख्स हैं, जो सिपरी बाजार थाना पड़ता है, जहां आजकल वो पॉलिटेक्निक वाला मामला आ रहा है कि लड़की गई वहां से, उसके साथ गैंगरेप हुआ, वीडियो बना लिया, उसी सिपरी बाजार इलाके के एक दीपक लाल हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ था और उसी के चलते चार्जशीट थी जिसमें कोर्ट ने कम धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।